बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर के हवाले से अब मजीद खबरें आना शुरू हो गई हैं और कुछ कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है कि आखिर कौन बन रहा है पाकिस्तान का नया चीफ सेलेक्टर। लेकिन आज बड़ी खबर आई है शोएब अख्तर को लेकर के, जिसकी वजह से शोएब अख्तर राइट नाउ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। उनको कोई फोन आया है, किसका फोन आया है और किस रोल के लिए फोन आया है, इस पे आज आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं जनाब के शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की अब खबर आ गई है, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। और फिर हम बात करेंगे कि जो रमीज राजा हैं उनके ऊपर बड़े ताबड़तोड़ किस्म के हमले हो रहे हैं और आज रमीज राजा को किसी ने बड़ी खरी सुनाई है सरफराज अहमद के हवाले से, जो इस वक्त उम्रे के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। उनके हवाले से बात हुई है एक टीवी चैनल के ऊपर। तो क्या कहा हमारे रमीज राजा साहब ने, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज एक बड़ी ही जबरदस्त इनिंग्स भारत के एक यंग और बड़े ही टैलेंटेड क्लासिक बल्लेबाज की जानिब से देखने को मिली है। शुभमन गिल ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ हिस्ट्री क्रिएट की है और वो भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ओडीआई इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी स्कोर की है। यंगेस्ट एवर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के जिसने ओडीआई में डबल सेंचुरी स्कोर की हो। आज उन्होंने 23 साल की उम्र में यह माइलस्टोन अचीव किया है और भारत के तेज तरीन 1000 रन इन ओडीआई क्रिकेट बनाने वाले बन गए। उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। भाइयों, वैसे आपस की बात है, हम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं। पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ एक ऐसा बल्लेबाज पैदा किया है कि जिसने डबल सेंचुरी स्कोर की हो, यानी फखर जमान। इसके अलावा हमारे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो ओडीआई में डबल सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। लेकिन इस नौजवान ने 19वें मैच के अंदर जनाब, अपनी 19वीं इनिंग्स के अंदर इस बंदे ने, इस टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड क्रिकेटर ने डबल सेंचुरी स्कोर की। और कैसी की है, 145 गेंदों पर 208 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है। क्या कमाल इनिंग्स खेली है, इतनी कंपोज्ड, इतनी बैलेंस्ड, इतनी फ्लॉलेस और इतनी क्लासिकल इनिंग्स मैंने किसी के भी डबल 100 में नहीं देखी। इवन मैं अगर आप कहूं कि बहुत आउट क्लास, यानी 208 रन बनाना है यार, ये कोई मतलब डबल सेंचुरी बनाना, और वो भी उस न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ के जिसके सामने हमारी कांपे टांग रही थी, हम जिससे सीरीज आ रहे हैं। अच्छा, हम में से अक्सर लोग कहते हैं जी ओ इंडिया वाले तो घर के शेर हैं, बाहर जाकर ढेर हो जाते हैं। यार, हम तो बाहर भी ढेर होते हैं, हम अपने घर में भी ढेर हुए हैं इस पूरे सीजन में। तो ये अब बात हम नहीं कह सकते। चले, हम वो अपने घर में तो जीतते हैं ना यार, अपने घर का फायदा तो उठाते हैं। हमारे इतने निकम्मे लोग हैं कि अपनी कंडीशंस का और अपनी पिचेस का और अपने ग्राउंड कंडीशंस का हम वो भी फायदा नहीं उठा सके और पूरा सीजन हारते चले गए। उन्होंने देखिए 349 मारा है उसी न्यूजीलैंड टीम को, जिसके अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर्स थे, जिनके सामने हम 280 बना के हम कहते थे वाह वाह वाह, हमने बड़ा कमाल कर दिया। आज 349 उनको मारा है और मुझे नहीं लगता कि ये मैच जो है वो न्यूजीलैंड जीतेगी सो फार। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बहुत कमाल की इनिंग्स। देखिए, 5 बल्लेबाज, इंडिया के 5 बल्लेबाज डबल सेंचुरी कर चुके हैं और हम मुकाबला करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बैटिंग में हम बहुत पीछे हैं, बॉलिंग में ऑब्वियसली हमारा नंबर उनसे आगे है, लेकिन आजकल हम बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रगलिंग है, ये मुझे लगता है अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे जबरदस्त बॉलर्स राइट नाउ, जिससे इंडिया के बल्लेबाजों की भी कांपे टांग जाती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट शाहीन शाह अफरीदी, उनके हवाले से बहुत अच्छी खबर आ गई है और वो ये है कि वो अब फुली फिट हो गए एंड ही इज अवेलेबल फॉर कंपेटिटिव क्रिकेट। आज उन्होंने बता दिया है जनाब कि मैं फुल दौड़ रहा हूं, मैं फुल स्विंग में हूं, मैं जबरदस्त रनिंग कर रहा हूं
और मैं मुकम्मल पावर में हूं और मेरे अंदर वो जोश है जो श्रीलंका की सीरीज से पहले मेरे अंदर मौजूद था, जब अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों के निकम्मे फैसलों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, और ऑब्वियसली मैं ये समझता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी भी उसमें जिम्मेदार है, कम से कम उसको ही ख्याल करना चाहिए था, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स हिज बॉडी बेटर देन एवरीवन। उसको भी ख्याल करना चाहिए था कि ये जो इतना ज्यादा बोझ मैंने अपने स्ट्रक्चर के ऊपर डाला हुआ है, ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सो होपफुली अब जब वो आएंगे, ऑब्वियसली पहले वो पीएसएल खेलेंगे, लाहौर कलंदर्स की क़यादत करेंगे, और उनकी क़यादत में उम्मीद करते हैं कि इस बार लाहौर कलंदर्स अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उनको रिदम में आना पड़ेगा। होपफुली वो रिदम में आके फिर कम से कम वो हर लुल्ली पटियारी किस्म के मैच में पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। होपफुली जो नई मैनेजमेंट है वो उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगी। शोएब अख्तर के हवाले से जी खबरें आ रही हैं कि शोएब अख्तर को भी कॉलें आ गई हैं। उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने फोन सुनते हुए अपनी तस्वीर लगाई है और नीचे उन्होंने लिखा है यानी और इमोजीज बनाई हैं और सोचने वाली कि अब इस पे आप बताएं कि मुझे किसकी कॉल आई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कॉल आ गई है और चीफ सेलेक्टर की ऑफर उनको की गई है। बट नाउ लेट्स सी कि क्या वो चीफ सेलेक्टर बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि अब जो है वो कामरान अकमल का भी नाम आ चुका है। कुछ लोग जो हैं वो शकील शेख का नाम ले रहे हैं। मैंने आज एक बड़े मोतबर अखबार में ये पढ़ा है, जो उनके स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारी जो इत्तलात है उसके मुताबिक तो शकील शेख, जो कि मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं और आपको पता है कि रावलपिंडी रीजन के हेड भी रह चुके हैं, इस्लामाबाद रीजन के, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो बन रहे हैं चीफ सेलेक्टर। लेकिन दूसरी जानिब शोएब अख्तर ने अब ये ट्वीट करके एक और नया मसाला खड़ा कर दिया। मैंने वैसे आपको गुज़िश्ता रोज ही बता दिया था कि शोएब अख्तर से भी राब्ता किया गया है और कामरान अकमल से भी राब्ता किया गया, और ये कोई जो कमेटी हो सकती है, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, यानी इनमें से एक चीफ सेलेक्टर बन जाए, जो कि मेरे ख्याल में शोएब अख्तर के बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और मुझे तो एक लड़के ने कहा कि बाबर भाई एक आफरीदी गया तो दूसरा आया, बिल्कुल तगड़े किस्म के डिसीजन करने के आदी हैं, अपने मन की बात करने के आदी हैं। और एक बंदे ने नीचे कमेंट किया था गुजरों का बेटा है। अरे भाई पता नहीं किसका बेटा है, किस, मैं ये जातवाद के बारे में मैं उनके नहीं जानता, लेकिन बात यह है कि भाई है धड़ल्ले का आदमी, और पाकिस्तान क्रिकेट को इसी तरह के बोल्ड लोगों की जरूरत है, जो एक्सपेरिमेंट करने के काबिल हो, हिम्मत हो उनके अंदर, और हिम्मत हो उनके अंदर टैलेंटेड लोगों को आगे लेकर के आने की, उनको मौका देने की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शोएब अख्तर हमारे बन जाएंगे चीफ सेलेक्टर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको बॉलिंग कंसल्टेंट भी बनाया जा सकता है। मैं ये समझता हूं कि ये बेहतर नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो फिजिकली बजाते खुद इतना फिट नहीं है कि वो इस वक्त दौड़ दौड़ के तो आपको जो है वो बॉलिंग कंसल्टेंसी करें। ये अलग बात कि इस दौरान वो बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पे भी अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं। ड्यूरिंग द सीरीज वो जाएंगे, जैसे हमारे शाहिद आफरीदी साहब जो हैं वो भी जाके ग्राउंडों में देख रहे होते थे कि कौन क्या कर रहा है, तो अब इसी तरह ये भी हमें कुछ इसी किस्म की हरकतें करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो होपफुली दुआ करें शोएब अख्तर बन जाए पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं, तो ये अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। ये तो वो शोएब अख्तर है ना जिन्होंने कहा था मुझे मोहम्मद आमिर दो, मैं आपको जो है वो उसको उसी तरह का बॉलर बना के दूंगा अगर आप मोहम्मद आमिर मुझे दें तो वो मोहम्मद आमिर जो है क्या वो दोबारा वापस आएगा, ये डिपेंड करता है कि जनाब आप किसको चीफ सेलेक्टर बनाते हैं। शर्जील खान की वापसी होगी, किसको चीफ सेलेक्टर बनाते हैं, लेकिन वहां पर तो खुद जो है वो नजम सेठी साहब जो है वो बीच में दरारें डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो बड़ी ही आज एक मजे की खबर देखने को मिली वो है रमीज राजा के हवाले से। जियो सुपर पे रमीज राजा का इंटरव्यू किया गया और इंटरव्यू में जो साहबी, नौजवान साहबी, वो पूछ बैठा कि जनाब मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, उसमें से आपने एक वीडियो में कहा था कि हमारे पास मोहम्मद हारिस आ गया है और जो सरफराज अहमद का कैरियर मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे अब आप क्या कहेंगे? क्या आपको पछतावा नहीं है कि आप जो है इस लड़के को जो है वो हाफिज सरफराज अहमद को मौका नहीं दिया गया?
तो इस पे उन्होंने कहा अगला सवाल पूछें। उन्होंने फिर दोबारा दोहराया कि सर इस पे अपनी कोई राय तो दें। तो इस पे उन्होंने कहा आपको सियासत करने का शौक है। अरे भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम था कि मैं उसको टीम का हिस्सा ना बनाता? मैंने क्या पैड बांध के मैदान में आना था? तप गए रमीज राजा, खुद तप गए। कहते जी मैंने कौन सा मैदान में आना था, ठीक है, या मेरे बेटे ने क्रिकेट खेलनी थी, ये तो अब आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं। अब जनाब अगर वो फॉर्म में आ गया है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इससे पाकिस्तान का फायदा ही होगा। आप मुझे बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेरा इसमें क्या कसूर है? वैसे स्टार्ट में उसने कहा कि आप कहते थे कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है जब आप चेयरमैन थे, तो अब तो आप प्रेशर से आजाद हो गए, आप कैसा फील कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर जॉब का प्रेशर नहीं था, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर था और बहुत कुछ मुझे करना था, इसका प्रेशर था। और आजकल वो कह रहे हैं कि इंटरव्यूज का प्रेशर है। बहरहाल रमीज राजा जो हैं वो हमारे अब इस वक्त कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहें और क्या ना कहें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान कर जाता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। बंदे, क्या होना है क्या नहीं होना ये फैसला करने वाला ऊपर बैठा हुआ है और इंसान नीचे पता नहीं क्या क्या दिमाग लगा के प्लानिंग्स कर करके बैठे होते हैं, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।